नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जब आज पॉलिटी की क्लास को लेकर के आया हूँ। जैसा कि पीछे आपने देखा होगा कि भारत की संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास, उसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार हुई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक खूबसूरत शेर है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। ना खुद हिम्मत हारनी है, ना हमें हिम्मत हारने देना है। तो देखिएगा, आज हम लोग बहुत खूबसूरत तरीके से पीपीटी के माध्यम से हम लोग सारी संवैधानिक विकास जो हुआ भारतीय संविधान का, उसके बारे में पूरी तरीके से आप लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल कहीं पर भी आप हिलना नहीं, कहीं पर भी जाना नहीं, और आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से एक-एक चीज को समझाते हुए चलेंगे बेटा। तो आइए, पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या डिस्कस करना कि संविधान, संविधान बेटा क्या है, इसके बारे में समझना है कि संविधान क्या है बेटा संविधान। ठीक। तो संविधान क्या है कि संविधान वो है कानूनी दस्तावेज है। क्या है? कानूनी दस्तावेज है जिसमें शासन शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। क्या? कानून, संविधान क्या है? हमारा वो मूल दस्तावेज है, कानूनी मूल दस्तावेज है, जिसमें क्या करते हैं हम शासन के बारे में कि किस तरीके से पूरा शासन का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से शासन प्रशासन किया जाएगा, इन सभी के बारे में दिया होता है। ठीक। तो क्या बताया आप लोगों को हमने कि संविधान क्या है? संविधान वो मूल कानूनी दस्तावेज है जिसमें हमें शासन प्रशासन के बारे में संपूर्ण उसके जितने भी नियम कानून होते, सिद्धांत होते, उन सभी को दिया होता है और सीरियल बाय यानी क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें दी गई होती हैं। उसका वर्णन हमें मिलता है, जिसके द्वारा किसी देश का शासन, किसी देश का बेटा क्या किया जाता है? शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। और क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल पे आए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फटाफट सभी लोग लाइक और कमेंट करिएगा और फटाफट बताइएगा कि सबसे पहले जो लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग चिपका दीजिएगा ये आंसर कि सबसे पहले लिखित संविधान कहां पर लागू किया गया था, और ये बताइएगा सबसे पहले अलिखित संविधान कहां पर बना। ठीक। तो देखिएगा, अब संविधान में किनके लिए संविधान कार्य किनके लिए करता है? तो बेटा राज्य के लिए। संविधान किसके लिए काम करेगा? तो राज्य के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, और उस राज्य में जो नागरिक होंगे उसके लिए काम करेगा। तो संविधान किसके लिए कार्य करता है? राज्य के लिए, सरकार के लिए और नागरिक के लिए। वहां का प्रत्येक नागरिक होगा उसके लिए भी संविधान कार्य करेगा। तो क्या बताया मैंने, संविधान क्या है और संविधान किस तरीके से किस पे कार्य करता है, किस पर काम करेगा, तो इन चीजों पर ये काम करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो जरा लाइक का बटन बढ़िया से दबा दीजिएगा। तो देखोगा संविधान, कुछ फैक्ट है बेटा, कुछ फैक्टों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया। ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि ब्रिटेन को संविधान का क्या कहा जाता है? ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संविधान की बेटा जननी कहा जाता है। जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान की, ब्रिटेन को संविधान का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी। इसी को क्या कह दिया जाता है कि लोकतंत्र की जननी। भाई संविधान होगा तभी तो लोकतंत्र होगा, संविधान नहीं होगा तो क्या लोकतंत्र होगा? लोकतंत्र का उतना प्रभाव नहीं होगा बेटा, उतना प्रभाव नहीं होगा। तो संविधान की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी और संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में भी कहां से आती है? तो ब्रिटेन से आती है। कहां से आती है? तो याद रखना, ब्रिटेन से आती है। ठीक। और भी क्या दिया गया है कि लेकिन ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, यानी कि अलिखित 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 संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, इसका मतलब अलिखित संविधान है। तो सबसे पहला संविधान अलिखित कहां पे बना था? ब्रिटेन में। तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान की बात करेगा तो प्राचीन लिखित संविधान की बात करोगे
देखो मैंने अभी कमेंट में आप लोगों से पूछा था कि आप बताइए सबसे पहले लिखित संविधान किसने लागू किया था, किसने बना के तैयार किया था और लागू किसने किया था। ठीक है, तो देखो क्या दिया था, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका। ठीक, ये आगे क्या दिया गया कि ब्रिटेन की वर्तमान में प्रचलित सबसे प्राचीन एवं सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का लागू किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 4 मार्च 1789 बेटा, 4 मार्च 1789 को सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे प्राचीन और सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले, तो बेटा किया गया था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में सबसे पहले लागू किया गया। तो अब कब लागू किया गया था, तो डेट भी दिया गया है 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789 को। यहां तक बात आई समझ में, यहां तक बात समझ में। और सबसे कठोर संविधान की बात करोगे तो संविधान का जो सबसे कठोर जो है वो क्या है, यूएसए का संविधान, सबसे कठोर भी यूएसए का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे विशाल संविधान अगर लिखित संविधान है तो कहाँ का है, कहाँ का है, मारो भारत है, मारो भारत यानी कि हमारा भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है, भारत का। और कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, मूल अनुच्छेदों की बात 12 अनुसूचियां। ठीक, इतना बड़ा संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद। तो देखिएगा भारत सबसे लचीला फ्लेक्सिबल कौन सा संविधान है, तो ब्रिटिश का संविधान। सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का। ठीक, यहां तक ये बातें समझ में आएगी होंगी। आइएगा भारतीय संविधान का विकास, क्या बात है, भारतीय संविधान का विकास यहां से हम लोग शुरू करते हैं, यहां से शुरू करेंगे किस तरीके से भारतीय संविधान का विकास हुआ, यहां से बात करते हैं। और हर एक अधिनियम के बारे में हम लोग पुरजोर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जानेंगे। तो देखिएगा कि पहला दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो 3 तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, स्थापित होती है तो 1600 ईस्वी में। 1599 में चार्टर एक्ट महारानी एलिजाबेथ पारित करती हैं, उस चार्टर एक्ट के आधार पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में आकर के वो कंपनी यानी व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। ठीक, और 15 वर्षों के लिए भारत पर व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन देता है, महारानी एलिजाबेथ। ठीक, अब देखो 1600 ईस्वी, तो एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक, वो अनुमति देती है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट के माध्यम से। महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों, कितने वर्षों, 15 वर्षों तक व्यापार करने की का अधिकार दिया था। कितने वर्षों का अधिकार दिया था बेटा, तो 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया। इसका प्रशासन एक परिषद के द्वारा किया गया जाना सुनिश्चित किया गया। तो एक परिषद बनाएंगे, वो प्रशासन पूरा देखेंगे। ठीक, सुनिश्चित किया गया। प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित 24 सदस्य होंगे। कितने परिषद में कितने सदस्य होंगे, उसमें गवर्नर भी शामिल होगा, यानी 23 अन्य सदस्य होंगे और एक गवर्नर होगा। तो कितने सदस्य टोटल होंगे, तो बेटा 24 सदस्य होंगे। ये कहा गया प्रशासन को कैसे, यानी कंपनी के प्रशासन को कैसे हैंडल करना है, तो 24 सदस्य होंगे। फिर देखिएगा, फिर एक 1773 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या धुआं कर दिया गया, इस एक्ट में क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर किस तरीके से धीरे धीरे लगाम लगाई जाती है, किस तरीके से कम किया जाता है, यानी कि कंपनी के व्यापार को कुछ धीरे धीरे अधिनियमों के द्वारा कम किया जाएगा। और भारत प्रशासन यानी कि भारत पर शासन प्रशासन करने के लिए लोग ज्यादा सोचेंगे। तो इसी के साथ साथ में हम लोग जानेंगे कि देखो एक लड़ाई होती है जिसका नाम है बेटा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 23 जून 1757 को। ठीक, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। और इस युद्ध में जब ये अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बेटा ये कब होता है? 1764 में। कब होता है? 1764 में होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज बड़े अच्छी तरीके से जीत जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तब क्या किया जाता है? एक संधि होती है बेटा। वो संधि कौन सी होती है? कोई कमेंट करके बताएगा? जाना नहीं बिल्कुल, कहीं पर भी नहीं जाना। ये है सारी बातें हम तुम लोगों को यही बताएंगे। तो 1764 में क्या होती है? एक 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और 1765 में क्या होगी? एक संधि होती है। 1765 में एक संधि होती है। उस संधि का क्या नाम है बेटा? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो होती है वो 1765 में होती है। रॉबर्ट क्लाइव संधि करने आने का। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। उसके साथ में संधि हो गई। ठीक, तो यहाँ इस संधि में क्या किया जाता है कि टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का काम किसे मिल जाता है? अंग्रेजों को। निकम्मों अंग्रेजों को मिल जाता है ये काम जो भाई पूरी व्यवस्था हम देखेंगे, हम संचालित करेंगे, मगर पैसा कौन वसूलेगा? पैसा कौन वसूलेगा? वही है, मेहनत करें हम और रबड़ी खाओ तुम। मेहनत करें हम और रबड़ी खाओगे कौन? तुम लोग। तो ये चीज अंग्रेज करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस संधि में राजस्व वसूलने का, इलाहाबाद संधि में क्या किया कि राजस्व वसूलने का काम इन लोगों ने ले लिया। और व्यवस्था सारी देखेगा कौन? वहां का राजा देखेगा। तो ये 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बेटा। ठीक, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसे क्या कर दिया गया? उसका उसमें एक और चपका दिया गया, उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, बना दिया गया। और जो पहला गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बनाया था, वो कौन था? वारन हेस्टिंग्स। अब बात आती है कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का बेटा और फिर क्या कर दिया गया? वारन हेस्टिंग्स को ही क्या कर दिया? प्रमोट करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। यानी कि तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल की बात करें, वारन हेस्टिंग्स। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय, कितने सदस्य? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया जो इसकी हेल्प करेंगे। गवर्नर जनरल की क्या करेंगे बेटा? हेल्प करेंगे। ठीक, गवर्नर जनरल की क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। आगे देखिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती। कलकत्ता में बेटा सुप्रीम कोर्ट, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था भारत भाई। सुप्रीम कोर्ट का मतलब इसके बाद में कहीं हम अपील नहीं कर सकते, मगर इसमें क्या किया 1774 में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो अपील जो है ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या था? एक अभिलेखीय न्यायालय था। तो 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो एलिजा इम्पे को। इसमें 4 लोगों का पैनल था। इसमें कितने लोग थे बेटा? 4 लोग थे। कौन कौन से थे? कमेंट करके बताएंगे किसी को अगर याददाश्त हो। बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए फटाफट, किसी का आंसर का वेट कर रहा हूं। बताइए बताइए जल्दी फटाफट बताइएगा कि कौन कौन थे। देखो मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे था। सर एलिजा एम्पे था। और उसके बाद में 3 और अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ये 3 नाम थे बेटा। 3 नाम कौन कौन थे? तो लेमिस्टर था, हाइड था और चैम्बर्स था। ये 3 न्यायाधीश, यानी कि 4 जजों का पैनल था। आगे देखिएगा कि अधिनियम में कंपनी के मनमानी शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक
लिखित संविधान स्थापित किया गया कि भाई मनमाने शासन नहीं आप कर सकते। उसके लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया। ये पहला लिखित दस्तावेज था। लिखित कानून भारत में पहला ही बना था, यानी कि भारत पर शासन करने, यानी कि लिखित दस्तावेज बनाया गया, लिखित का संविधान बनाया गया, स्थापित किया गया। यहीं से स्टार्ट होता है संविधान, भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास या उसकी पृष्ठभूमि। फिर देखिएगा इसमें बहुत, देखो कोई अधिनियम नया नया बनेगा तो उसमें कोई ना कोई कमियां तो रह जाती है। संविधान तो धीरे धीरे कुछ भाई समय की परिस्थिति के आधार पर धीरे बाद में कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे भारतीय संविधान में भी ऐसा होता है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से हम लोग संविधान में क्या करते, कुछ ना कुछ संशोधन करते रहते, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहते। तो देखो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का, इसके बाद में क्या आएगा कि जो इसमें कमियां रह गई, व्यवहारिक कमियां जो रह गई थी, उसको दूर करने के लिए बेटा एक एक्ट आता है 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। भाई क्या सेटलमेंट कर दिया, क्या सेटलमेंट कर दिया, ये देखिएगा। उद्देश्य क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। जो कमियां बेटा रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी, उन कमियों को क्या किया गया, दूर कर दिया गया। फिर देखो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधिक यानी कि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कलकत्ता की जो सरकार होगी तो वो क्या बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या करे, कानून बनाने का अधिकार उसे प्रदान कर दिया गया। यहाँ तक बात कल समझ में आई होगी, यहाँ तक बात मेरे बच्चे समझ में आई होगी, सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो भाई, बिल्कुल लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ये तीन चीजें तो करते रहिएगा। अगर जो भी पहले सबसे पहला अगर चैनल आप खोल कर देखते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत भाई सब्सक्राइब तो कर लो भाई, सब्सक्राइब करना और उसके बाद लाइक कमेंट, भाई यही तो आप लोगों से कहना है कि आप करते रहिएगा। है जो पहली बार आप विजिट कर रहे हो चैनल को, आगे देखिएगा संविधान, भारतीय संवैधानिक विकास किस तरीके से अधिनियम चल रहे हैं, अधिनियम के बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा आता है, 1784 का बेटा पिट्स इंडिया एक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी। तो देखो गवर्नर जनरल के यानी कि 1784 का जो पिट्स इंडिया था, तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पिट्स, उन्होंने एक अधिनियम बनाया, उन्हीं के नाम से अधिनियम बना, उसका नाम रखा गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया, देखो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके कितनी कर दी गई बेटा, 4 से घटा करके कितनी कर दी गई, 4 से घटा करके, 4 थी पहले गवर्नर जनरल की परिषद में, तो 3 कर दी गई, क्योंकि डिसीजन लेने में जब वोटिंग होती थी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, तो क्या कर दी गई, 4 से घटा करके 3 कर दी गई। ठीक, 4 से घटा करके 3 कर दी गई और कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। देखो क्या बनाया, कलकत्ता को राजधानी किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या बनाया गया, कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। और कंपनी के द्वैध शासन की स्थापना होती है, कंपनी पर द्वैध शासन की स्थापित किया जाता है। 2 बोर्ड बना दिए जाते हैं बेटा, 2 बोर्ड बना दिए जाते हैं। एक होता है व्यापारिक मामले देखेगा यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक होगा राजनीतिक मामले देखेगा और एक व्यापारिक मामले देखेगा। एक कंपनी को संचालित किस तरीके से करना है, किस तरीके से कंपनी को हैंडल करना है, उसका शासन प्रशासन को कैसे देखना है, ये करेगा। और दूसरा जो राजनीति करना, किसी से संधि करना, समझौता करना, कैसे तिकड़म लगाना, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, राजनीति करना, ये सारे कौन करेगा, तो राजनीतिक मंडल करेगा या मामले देखेगा। इसमें सदस्य कितने थे, तो 6 क्राउन के थे। इसमें कौन थे, तो 4 व्यापारिक मामले, 24 सदस्य थे, 24 सदस्य थे। तो ये बात समझ में आई, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट में बात समझ में आई। ठीक भाई, हाँ ज्यादा फास्ट चल रहे क्या, बात समझ में आ रही होगी, समझ में आए तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं भाई।
क्या हो रहा क्या नहीं। हाँ, बोलो जल्दी। चलो कोई बात नहीं, आइएगा, ये तो आप लोगों का प्यार है। चलो देखिएगा, दूसरा कह दिया गया 1793। अच्छा, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान और किया गया, कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की और छूट मिल जाती, अनुमति प्रदान हो जाती बेटा। 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति और प्रदान कर दी जाती, किस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ठीक। अब देखो क्या किया जाता है, फिर कहा जाता है कि 20-20 वर्षों के लिए कंपनी या कंपनी पर अधिकार या कंपनी कानून बना करके बेचती थी, ठीक है, कानून के आधार पर काम किया जाता है। तो पहला जो चार्टर एक्ट आया था वो कहा गया 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट को बोला जाता है राजलेख। क्या बोला जाता है? राजलेख, ठीक। तो 1793 का चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, मोनोपोली दे दिया गया, यानी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1793 से लेकर के अगले कितने कब तक व्यापार करेगी, 1813 तक मेरे बाबू, 1813 तक करेगी। हाँ बाबू, सोना के चक्कर मत पड़ो भाई, पढ़ाई करो, पढ़ाई यहाँ ध्यान दो। हाँ, पहले कैरियर, उसके बाद सभी लोग तुम्हारी खैरियत पूछेंगे, नहीं तो बाद में कोई खैरियत भी नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। तो देखो 20 वर्षों के लिए बेटा क्या कर दिया गया, एकाधिकार बनाया गया, यानी व्यापार कर सकते थे। 1793 से लेकर के पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया, एकाधिकार बनाया, बढ़ा दिया गया, ठीक। अब दूसरा क्या किया गया कि भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन की व्यवस्था की गई और सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, यानी सभी कानूनों का जो व्याख्या होगी और किस तरीके से कानून बने हैं वो सारी चीजें इस अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक। किस तरीके से कानून बनेगा, लिखित किस तरीके से विधियां होगी कानून के, प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, तो ये सारी बातें की गई। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो 1793 का चार्टर एक्ट हो गया। अब देखिए 20 वर्षों के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आता है, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कब आता है, 1813 का बेटा चार्टर एक्ट, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या किया गया, देखो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, देखो वो मिंटो द्वितीय था, ये देखो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम था, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और चाय और चीन के साथ व्यापार, अफीम आदि को छोड़ करके, भाई अफीम पर एकाधिकार कंपनी का बना रहेगा, चाय के साथ में एकाधिकार बना रहेगा, उसके बाद चीन के साथ में एकाधिकार बना रहेगा, और बाकी एकाधिकार क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया मेरे बच्चे, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ओम स्वाहा, ठीक। हाँ, आइए अब देखना क्या किया गया कि प्रशासनिक राजनैतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, दोनों प्रशासनिक और राजनैतिक, प्रशासन करना, शासन करना और राजनीतिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 से लेकर के देखो 20-20 वर्षों के लिए बढ़ रहा है, 1813 से लेकर के 1833 तक फिर मिल गया बाकी लोगों, यानी कि अभी तक जो कानून बन रहे हैं वो 20-20 वर्षों के लिए मॉडिफाई हो रहे हैं, कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट करके आ रहा है, ठीक। तो कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किया गया, लो। हाँ, इन लोगों ने कहा कि चलो भारतीयों को इतना शिक्षित कर दिए जिसमें ये लोग जानने लगे यस नो हाँ जी है, ये सारी चीजें, जिससे अगर किसी को मंगाया जाए कि भाई ये चीज उठा करके लाओ, पता चला वो दूसरी चीज लेकर आया, यानी कि अच्छे वर्कर चाहिए इनको जो काम निकलवा सके, ठीक। हाँ, दिक्कत ना हो वहां,
तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, कंपनी के जो आय होगी उस आय से हम भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे हम? शिक्षा प्रदान करेंगे। तो 1 लाख रुपए देने की बात की गई। कितने? प्रति वर्ष। प्रति वर्ष हम 1 लाख रुपया पैसा खर्च करेंगे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। आई बात समझ में? 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, ठीक। अब देखिएगा, और यहीं से क्या होता है 1813 में, तो मिशनरी भी भारत में आते हैं, वो क्या नाम है, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला देखो एक्ट क्या दिया गया है, 1833 का। 1833 का मेरे बच्चे क्या था? चार्टर एक्ट था। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, आइए जान लेते हैं। क्या क्या बदलाव किया गया? कि संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल को है। कहा गया कि 1833 में कि संपूर्ण गवर्नर यानी कि संपूर्ण भारत यानी पूरे देश, अब देखो ये क्या हो गया, केंद्रीयकरण की व्यवस्था हो गई कि संपूर्ण देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? सिर्फ गवर्नर जनरल के पास में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाए। अब क्या, जब भाई संपूर्ण देश पर शासन होगा, संपूर्ण देश के लिए कानून बनेगा, तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी? केंद्रीयकरण की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक। और कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा पूरा गवर्नर जनरल, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? आ गई कि नहीं? है बच्चियों? देखो, और कौन बना? तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला भारत का गवर्नर जनरल बना बेटा प्रथम। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और आगे क्या दिया गया है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधिक सदस्य शामिल किया गया। एक कानूनी सलाहकार यानी कि कानून का जो जानकार था, विधिक सदस्य जो कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, उसे क्या किया गया कि शामिल किया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक। कौन था वो? ये था जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया? एक विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? 1834 में। 1834 में क्या किया गया? भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक। तो विधि आयोग का गठन किया गया और अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया, ठीक। यहां तक बात पल्ले पड़ी होगी आप लोगों को। और गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय सदस्य भारत परिषद का जाने लगा, यानी गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत परिषद कहा जाने लगा। बस देखो नाम कर दिया गया। जो अब वो परिषद बनेगी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद का नाम क्या कर दिया गया कि ये भारत परिषद है, ठीक। भारत परिषद, अभी भारतीय थे ही नहीं। आगे देखो क्या दिया था 1853 का, 20 वर्षों के बाद फिर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। यानी कि परीक्षा, जो कंपनी के जो नामची लोग होंगे, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, वो अब योग्यता के आधार पर, यानी कि उनकी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन कंपनी का कर्मचारी किस पोस्ट पर जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? उसकी योग्यता करेगी। पहले नामजदगी के आधार पर कर दिया जाता था कि भाई पिताजी फौजी तो लड़का भी फौजी बन गया, चाहे उसे कुछ भी करना ना आता हो, ठीक। तो नाम के आधार पर जगह नहीं देने लगे, क्या करने लगे कि प्रतियोगी परीक्षाएं की जाएंगी, उसके आधार पर वहां पर दिया जाएगा। तो आगे क्या दिया गया है कि मैकाले रिपोर्ट के तहत आईसीएससी की पहली परीक्षा 1855 में लंदन में कराई गई। देखो 1855 में कहाँ कराई जाती है? तो यानी सिविल परीक्षा है, सिविल सेवा की परीक्षा है। 1855 में कहाँ कराई जाती है? तो लंदन में कराई जाती है। कौन करवाता है? लॉर्ड मैकाले की, ठीक।
इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका पृथक हुई, यानी कि विधायिका का काम अलग और कार्यपालिका का काम अलग, यानी कानून कोई और बनाएगा और इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो कार्यपालिका करे। कार्यपालिका विधायिका के आधार पर ही कार्यपालिका काम करेगी। भारत में विधायिका यानी संसद की नींव यहीं से पड़ी है, इसी से पड़ी है से भारतीय संसद की केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, यानी इसे क्या कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई हो। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 से 18 कर दी गई, यानी जो निदेशक मंडल थे, डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसे क्या कर दिया गया, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सामने क्या था, कंपनी के इसको व्यापार को कम करेंगे और इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा अगला क्या है, भारतीय संविधान के इतिहास में अगला कौन सा अधिनियम दिया गया है, तो देखिएगा 1858 यानी कि 57 में, 1857 में एक बड़ा भयंकर तरीके से क्रांति होती है, एक तूफान आता है बेटा, एक सैलाब आता है, भारतीयों को जागृत हो जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक बिगुल फूंक देते हैं। मंगल पांडे वाली एक घटना जो यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, तो 1857 की क्या होती है, 1857 की बेटा होती है क्रांति। क्रांति होती है, ये सैनिक विद्रोह था, बहुत भयंकर तरीके से क्रांति होती है, पूरे देश में ये क्रांति फैल जाती है, सभी जगह फैल जाती है। ठीक, तो उसके बाद में क्या किया जाता है कि अंग्रेजों के तो हाथ पैर उखड़ जाते हैं, यानी कि अब लगता है कि अब हम ज्यादा दिन के यहाँ मेहमान नहीं है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन मिलकर के क्या करते हैं, फिर कोई प्लानिंग रणनीति करते हैं, उसके साथ साथ में फिर कहते हैं कि अब ऐसे नहीं चल पाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग करिए, अब शासन प्रशासन पूरे नियम कानून कौन हैंडल पूरा करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगा। ठीक, अब तभी वहीं से 1858 का अधिनियम आता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। यानी कि 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था। अब धीरे अब डायरेक्ट किसके अधीन पहुंच गया भारत, अब पहुंच जाता है बेटा ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास में, ब्रिटिश क्राउन के पास में बेटा पहुंच जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास में पहुंच जाता। ठीक, भारत उसके आधार पर वो ब्रिटिश क्राउन से डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से शासन करना, किस तरीके से कानून बनाना, अधिनियम बनाना, ये सारी चीजें वहीं से डिसाइड होंगी। तो देखिएगा इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उस समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी, तो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता। ठीक, अब देखें कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल था बेटा उसको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को प्रथम वायसराय माना जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम भारत का वायसराय था। जो आज के समय में राष्ट्रपति का पद है वो पहले कैसा था, वायसराय। अब देखिएगा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, इन दोनों को बोर्डों को खत्म कर दिया गया, दोनों बोर्ड क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी, दोनों बोर्डों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब क्या होगा, तो देखो इसके साथ में क्या किया गया, भारत में शासन की द्वैत प्रणाली जो थी, शासन भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई है। कंपनी अपना शासन कर रही थी और व्यापार का नाम राजनीतिक मंडल जो थे ब्रिटिश क्राउन वो अपने तरीके से शासन कर रहे थे। तो दोहरी जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वायसराय के कारणों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सचिव यानी कि कौन बनाया गया, भारत सचिव, और इसकी सहायता के लिए भारत परिषद यानी 15 सदस्यों बना दिया गया। तो पहला भारतीय भारत सचिव एल्बर्ट हेनरी स्टैनले डर्बी यानी लॉर्ड स्टैनले ये बना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से लिखाना, पहला भारत सचिव कौन था, तो एडवर्ड हेनरी स्टैनले डर्बी। ठीक, लॉर्ड स्टैनले, पूरा एक शॉर्ट में बोल देते हैं लॉर्ड स्टैनले। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। आगे देखो 1861 भारत परिषद अधिनियम में इसमें क्या क्या चेंज किया जाता है, ये कानून क्या करेगा, तो इसके तहत
वायसराय अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। कहेगा क्या करेगा कि अपनी परिषद में, यानी वायसराय अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। ठीक, गैर सदस्य, हाँ, जो उसके संबंधी ना, जो भी नामित करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। किसने किया? लॉर्ड मैकाले। हमने बताया कुछ भारतीयों को नामित करेगा, तो मनोनीत किन लोगों को किया? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, ये सब विधान परिषद में मनोनीत किए गए। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी विधि के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? कानूनों का विकेंद्रीकरण व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक, राज्य मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी को विधान परिषदों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब देखिएगा कि जो बंबई छोटे छोटे प्रांत थे, प्रेसिडेंसी थे, वहां पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, आगे देखो, भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास में अगला अधिनियम जो आएगा बेटा, वो कौन सा आएगा? देखो, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें देखो क्या होता है। विधायिका के सदस्यों को बजट, विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार यहीं से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख दी गई। अब देखो, ये अंदर जो यूपीएससी यूपीपीसीएस वाले लोग पूछते, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, तो कहां से नींव रखी? भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत रखी गई। ठीक, विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने, है, प्रश्न पूछने का अधिकार यहां से मिला। बजट का लोकहित मामले पर 6 दिन पूर्व सूचना देकर के भारतीयों को प्रश्न पूछने का एवं बहस करने का अधिकार, तुरंत वोटिंग या पूरक प्रश्न नहीं, यानी कि ये चीजें नहीं, यानी तुरंत वोटिंग नहीं कर सकते थे और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक, पूछने, भारत की पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। भारत में पहली बार निर्वाचन किया जाएगा। ठीक, तो पहली बार किया। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहीं से होती है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत बेटा क्या होती है? यहीं से होती है। यहां तक बात समझ में आई? ये भी अच्छा देखो, यहां से निकलेगा। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में 6 से 12, पहले 16-16, अब पहले 6 से 12 और अब 16-16 अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को, यानी 10 सदस्यों को संख्या बढ़ाई गई, यानी 10 सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। ठीक, 1909 का भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है? देखो कि भारत सचिव लॉर्ड मार्ले, वायसराय लॉर्ड मिंटो, ये द्वितीय था। विधायिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, यानी कि विधायिका को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहां से मिल जाता है, पहले नहीं मिला। वायसराय की कार्यकारी परिषद भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और शामिल होने वाला पहला, यानी पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखना है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला सदस्य भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया गया और वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे। वोट भी क्या करेंगे? मुस्लिम ही देंगे। आज की क्लास बेटा यहीं तक, मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।